नमस्कार मित्रों। सुमति अय्यर की कलम से जुड़े सभी मित्रों को, बंधुओं को नमिता सचान सुंदर का स्नेहिल अभिवादन। तो आज हम फिर प्रस्तुत हैं सुमति जी की एक और कहानी, उनके कहानी संग्रह घटना चक्र से ही लेकर। और इस कहानी का शीर्षक है सुबह दर सुबह। ये कहानी दाम्पत्य जीवन में आई रिक्तता और उसके भराव पुराव और बदलती कुछ मनः स्थितियों पर आधारित है। ये कहानी सुबह दर सुबह, सुमति जी की कहानी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। पिछले एक सप्ताह से जो प्रश्न उसे परेशान करता जा रहा था वो अब असह्य हो गया था उसके लिए। उसने आज पूछ ही लिया, मैं कुछ दिनों के लिए लखनऊ चली जाऊं? वो नाश्ता करते करते रुक गया, फिर बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा, इसमें पूछने की क्या बात है। मानो घर घर नहीं कोई प्लेटफॉर्म हो, जब गाड़ी आए आप चढ़ जाइए। वो चुप रही। उसे लगा उसे पूछना नहीं चाहिए था। उसने सोचा होगा वो यूं ही बोलकर दोनों के बीच के फासले को पाटना चाहती है या फिर आत्मीय बनने की कोशिश कर रही है। उसे खुद लगता है ऐसा करके वो अपने को कहीं सही ठहरा नहीं पाती। यूं भी आजकल कम बोलने लगी है वो। पूरे दिन में गिनकर शायद 25 शब्द बोलती है। यूं बोलकर एक ठेला दुख होने से बेहतर है वो चुप रहे। चुप्पी बर्फ की तरह ठोस होती चली जाती है और पिघलती कभी कभार है, शायद तब जब अशोक को उसकी आवश्यकता महसूस होती है। अब तो आवश्यकता भी वो अधिक महसूस नहीं करता। वो चुपचाप खाता रहा और उसने अपनी प्लेट सरका दी थी। उसने देखकर भी इसे नोट करना जरूरी नहीं समझा। शायद वो खुद नहीं चाहती कि वो नोट करे और उसकी ओर देखकर उपदेश छाड़ दे, खाने का सरासर अपमान करना तो कोई तुमसे सीखे। यूं गुस्सा करके अपना ही नहीं दूसरों का खाना भी छुड़वा देती हो। पर वो उठ गया, तौलिए से हाथ पोंछते हुए उसकी ओर देखकर बोला, रुमाल नहीं निकाला अब तक? उसे लगा कि पूछे, उसने कहा ही कब था। पर वो उठ गई और रुमाल निकाल कर ले आई। ओके, तो मैं चला। उसने झोला लटका लिया। वो खड़ी रही। तो टॉमी हम चलते हैं। उसकी आवाज लड़ियाती हुई ऊंची हो गई। झबरे बालों वाला टॉमी दुम हिलाता उसके जूतों को सूंघने लगा। वो झुककर उसे प्यार करने लगा और वो उसकी ओर देखती खड़ी रही। पहले तो वो उसकी इस हरकत पर चिढ़ जाती थी। हम यहाँ खूंटे की तरह खड़े हैं, हमें नहीं प्यार कर सकते? और वो हंसकर उसे चिपटा लेता। तुम्हारी इससे क्या तुलना डार्लिंग? और उसके होंठों पर ढेर सी चिंगारियां भर जाता, जिनकी गर्मी वो देर तक महसूस करती। पर अब ऐसा नहीं होता। वो सीढ़ियां उतर गया। चलता हूं, एक औपचारिक विदाई वाक्य, और बिना मुड़े वो सीढ़ियां उतर गया। वो बालकनी में खड़ी रही। नीचे उतरकर उसने एक बार ऊपर देखा और हाथ हिला दिया। वो आज तक नहीं समझ पाई वो हाथ उसे हिलाता है या बालकनी के सीखचों में से सिर निकाले हुए टॉमी को। टॉमी की दुम हिलती है और वो भी हाथ उठा देती है। वैसे ना जाने क्यों लगता है इस बात को जान लेने से कोई अंतर नहीं पड़ता। टॉमी के साथ
पूरा दिन गुजारते गुजारते वो मानो भूल गई है कि वो भी इंसान है। शायद किसी दिन अशोक का स्वागत वो हूबहू टॉमी की तरह भूंक कर करे। वो अंदर आ गई। लखनऊ जाना है तो तैयारी उसे ही करनी होगी। शादी के बाद साल भर में वो दूसरी बार घर जा रही है। उसे याद है पहली बार जब पापा ने पत्र लिखकर रस्मी तौर पर उसे बुलाया था तो वो दिन भर उछलती रही थी। वो शाम लौटा तो उसने उत्साह के साथ वो खत पकड़ा दिया था उसे। वो चुप रहा था पढ़कर। फिर आवाज में ढेर सी कशिश भरकर बोला था, यानी मैं अकेला रहूंगा। उसने मचलते हुए दुलार से उसकी गर्दन में बाहें कस दी थी और बोली थी, बस 10 दिन की ही तो बात है ना डियर, मैं ये गई और यूं आई। पर वो उसके प्यार पर उम्र के कच्चेपन की हद तक पिघल गई थी। पर अब उसे लगता है वो कोई भी मांग या सवाल उसके सामने प्रस्तुत करने से घबराने लगी है, और वो भी अपना पूर्व निश्चित तटस्थ उत्तर दोहरा देता है। शायद अशोक के लिए उसका लखनऊ जाना और मार्केट जाना बराबर हो गया है। कभी कभी उसकी इच्छा होती है उसकी इच्छा कि वो पुरानी हरकतों को दोहरा दे, पर उसे संदेह है अपने ही ऊपर। क्या वो उतने ही प्यार से उसके गले में झूल सकेगी? साल भर के भीतर वो बेहद मैच्योर हो गई है। मानो जीवन का एक एक दिन उंगलियों पर टिकाती हुई जी रही है। हर आने वाला दिन एक न एक इंतजार लेकर आता है। कैसा और किसका वो अब तक नहीं जान सकी है। पिछले माह भाई साहब आए थे। उसे देखकर पूछा था, तू कुछ खाती पीती नहीं है क्या, इतनी दुबला गई है? तो वो मुस्कुरा भर दी थी, दिन भर तो पड़ी पड़ी सोती हूँ, कोई काम धाम भी नहीं होता, तब भी तुम्हें लगता है मैं दुबली हूँ। वो हंसने की कोशिश करती सी बोली थी। भाई साहब उसे घूरते रहते। अजीब किस्म की गंध पूरे कमरे में फैल गई थी और वो चुपचाप उनके सामने से हट गई थी। उसे खुद अपना जवाब संदर्भहीन लगा था और अपने ही उत्तर को संभालने के तहत उसने अपने को रसोई के काम में जुटा दिया था। उसे लगा एक ही प्रश्न काफी है उस रिक्तता को उघाड़ कर रख देने के लिए। उस रिक्तता को जिसने उसके और अशोक के बीच के संबंधों को काल खंडों में बांट कर रख दिया है। लेकिन भाई साहब ने फिर कुछ भी नहीं पूछा था। वो ठहरे भी सिर्फ 2 ही दिन थे। फिर दिनचर्या की नॉर्मेलिटी या एबनॉर्मेलिटी को समझने के लिए ये वक्त नाकाफी था। पर अब उसे लखनऊ जाने से पूर्व अभ्यास कर लेना चाहिए। इधर उसे लगातार चाची की याद आती है। उसे याद है उस समय वो मुश्किल से 8 बरस की रही होगी। घर की दीवारों पर लटकते मिचमिचाते बल्बों, पूड़ी मिठाइयों और बनारसी धोतियों साड़ियों की मिली जुली गंध और औरतों की खिलखिलाहट, बच्चों की चिल्लपों के बीच चाची घर में बहू बनकर आई थी। चाची का खूबसूरत चेहरा, उसमें छिपा लावण्य, दादी की चिरौरियां और मां के स्नेहपूर्ण व्यवहार, सभी ने मिलजुल कर चाची को बेहद महत्वपूर्ण बना दिया था और वो उनसे बेहद प्रभावित हुई थी। उसने भीड़ के बीच सिर झुकाए बैठी चाची के आंचल को हल्के से छू लिया था तो उन्होंने हंसते हुए उसे अपने से सटा लिया और वो खूब गर्वित हो उठी थी।
अगले दिन माँ ने रूटीन के अनुसार उसे स्कूल के लिए तैयार किया तो वो निश्चित हट के साथ माँ से बोली थी, माँ हम भी शादी करेंगे। माँ हंसकर दोहरी होती हुई बोली थी, हाँ हाँ जरूर कर लेना भाई। अपने हट को मानो तार्किक करती सी वो बोल उठी थी, देखो ना माँ, क्या ठाठ है चाची के, न पढ़ना न लिखना, बस साड़ियां पहनो, गहने लटकाओ और घूमो। जब उसकी शादी हुई थी तो चाची अपनी स्थूल काया को इछलाती हुई इस बात को बार बार याद दिला रही थी। शादी के बाद जिंदगी भागती है, कहा था उन्होंने। उसे भी लगा जिंदगी पहले वाकई भागती रही, फिर चलने लगी। सहसा कब वो घिसटने लगी वो जान ही नहीं पाई। दिन पर दिन निहायत चुप्पी लगाती चली जा रही है वो। उसे लगता है वो कहीं गहरे डूब रही है, आवाज ही नहीं निकलती। कभी तो उसे अपनी ही आवाज पहचान में नहीं आती। तुमसे किसी बात का जवाब देते नहीं बनता, मन भर का सिर हिला देती हो, छटाक भर की जुबान नहीं हिल पाती। वो कभी कभी बेसब्री से खींच जताता था, पर वो अपनी इस आदत को सुधार ही नहीं पाती थी। कैसे कहे वो कि अब उसका अकेलापन ही उसे खाता जा रहा है। कितना अजीब लगता है। पहले अशोक के साथ रहना एक उपलब्धि सा प्रतीत होता था। कितनी कितनी बार एकांत के लिए तरसे थे वे दोनों। चुराए गए एकांत की खुमारी उनके जेहन से उतरते देर लगती थी। पर अब जब एकांत उनका, बस उन्हीं का हो गया है, तो सहसा उन्हें लगा वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा ऊबने लगे हैं। उन्हें सहसा अपने बीच किसी तीसरे की जरूरत महसूस हुई, और वो जरूरत टॉमी के रूप में पूरी हुई। अब टॉमी पूरे दिन उसके आगे पीछे घूमता रहता है। नहीं नहीं, वो टॉमी के आगे पीछे चलती है शायद। सारी की सारी घटनाएं उन दोनों के बीच केंद्रित होकर रह जाती हैं। वो दिन भर उसके साथ ऊल जलूल बोलती रहती है। कभी कभी बड़े महत्वपूर्ण मसलों में उसे शामिल कर लेने की तबीयत भी होती है। वो बोलती रहती है, वो भौंकता रहता है। फिर सहसा दोनों चुप हो जाते हैं। क्या थक जाता है वो उदास हो जाती है। उसके भीतर जालों की तरह उदासी उलझने लगती है। कभी ऐसे में उसकी तबीयत होती वो चीख दे, इतनी जोर से चीख दे कि अशोक ऑफिस से दौड़ा चला आए। हर बार अशोक को अपनी इस इच्छा का एहसास दिलाते दिलाते रुक जाती है वो। शायद वो खुद कभी उससे पूछ ले, पर वो चुप ही रहता है। उसका तो प्यार भी सीजनल है, उसने सोचा। अशोक ही था, शादी के शुरू शुरू में अक्सर छुट्टियां लिया करता था। दोपहर खाने पर आता तो उसे वापस ऑफिस भेजने में दिक्कत होती। जब भी वो उसके ऑफिस जाती, उसके साथी होठों में हंसी भरते हुए पूछते, क्या जादू की छड़ी फिरा दी है अशोक पर भाभी? वो शर्मा कर चुप हो जाती। पर अब वो हफ्तों ढंग की बात भी नहीं करता उससे। वो पास बैठी भी रहे तो दोनों में कितनी दूरी आकर पसर जाती है। शुरू शुरू में एक आध बार उसने अपनी तरफ से पूछ लिया तो उसने निहायत तटस्थता के साथ कहा था, होल टाइम प्यार का ठेका तो नहीं ले रखा है ना, जब इच्छा होगी तभी छूऊंगा। उसे लगने लगता है जैसे वो उसकी पत्नी नहीं, कोई कॉलगर्ल है। वो कपड़े निकालना चाह कर भी चुपचाप रेलिंग के पास आकर बैठ गई थी।
कितने ही दिनों से बातों को कल पर टालती जा रही है। अपनी इस बेहुदा आदत पर खुद भी खींच गई है वो। पर क्या करे, कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता। पिछली बार उसने कितनी नई साड़ियां खरीद ली थी, कुछ अपनी पसंद से, कुछ अशोक की पसंद की। मैचिंग साड़ियां, बिंदी, लिपस्टिक, उसने कितना सामान लाद लिया था। पर अब उसे ना तो खाने की इच्छा होती है, ना ही पहनने ओढ़ने या फिर बनने संवरने की। वो कुछ सोचती भी है तो तत्काल दिमाग में धुंध सी छा जाती है। कहाँ तो किताबों में लगी रहती थी, कहाँ अब किताब उठाते ही नींद आने लगती है। रेलिंग पर बैठे बैठे वो कब ऊँघ गई उसे मालूम नहीं। हल्की संभलाई धूप उसके प्रत्येक अंग को सहलाती रही। सहसा नीचे पुकारते दूध वाले की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। ओह, तो 3:30 बज गए। वो आंखें मसलती उठी। दूध लाते हुए उसने लेटर बॉक्स से खत निकाल लिए। एक अशोक के नाम था, दूसरा मम्मी का था। उसने चुपचाप दोनों खत मेज पर रख दिए और दूध गर्म करने चली गई। एक समय था मम्मी की चिट्ठी आती 5-5 पृष्ठों की, जिसमें छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र रहता, और वो भी उन्हें कई कई बार पढ़कर तुरंत जवाब लिखने बैठ जाती। पर अब क्या है उसके पास, वो समझ नहीं पाती वो क्या लिखा करे। फिर मम्मी का खत भी अब बड़ा औपचारिक सा हो गया है। दूध गर्म करने के बाद उसने चाय का पानी चढ़ा दिया और मुंह साफ करने लगी। वो ठीक ठाक नहीं दिखी तो अशोक एक व्यंग कस देगा। उसमें ताकत नहीं रह गई है। अब वो स्वयं ही शाम को कोई झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहती है। घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला। वो हल्के से मुस्कुराई। वो चुपचाप अंदर आ गया। उसे लगा वो इस समय उसका चुप रहना ही पसंद करेगा। वो चाय ले आई। मैं नहीं पीऊंगा, मुझे भूख लगी है, कुछ बना दो। वो कुछ नहीं बोली। अंदर आकर बेसन घोलने लगी। वो चुपचाप उसे देखता रहा। उसके हाथ कांप गए। उसे लगा वो कोई वाक्य फेंकना चाहता है और उसे झेलने के लिए उसे भरपूर प्रयास करना होगा। दिन भर क्या किया? उसका प्रश्न जितना सहज लगता था उतना दरअसल था नहीं। उसे याद आया उसने 4-5 पृष्ठ टाइप करने को दिए थे और वो भूल ही गई। वो जानता है कि वो भूल गई है, पर वो सीधे सीधे नहीं पूछेगा। ये उसका अपना तरीका है। उसे लगा कि चुप्पी साधना ही बेहतर है। पकौड़े उतारने लगी तो वो फिर बोला, मैं बंबई शायद जाऊं, हफ्ते भर के लिए जाऊंगा। कुछ काम है, वो भी निपट जाएगा और मिलना मिलाना भी हो जाएगा। उसने उसकी ओर देखा। बंबई जाने की बात वो सहजता से नहीं कह रहा था। शायद उसका मकसद उसके लखनऊ वाले प्रोग्राम में अड़चन डालना हो, या फिर अपनी खीज दर्शाने का अपना तरीका हो। बंबई में वो किन लोगों से मिलना चाहता है इससे वो वाकिफ है। वो कुछ बोलेगी तो वो अपना तैयार वाक्य और फलसफा बनाकर उसकी ओर फेंक देगा। औरत हो ना, जलने के सिवा कुछ और नहीं आता। दिमाग की खिड़कियां खुली रखा करो थोड़ी। वो गैस बुझाकर पकौड़े प्लेट में भर लाई। वो प्लेट अपने पास सरकाता हुआ बोला, तुम भी खाओ ना। उसने मुश्किल से अपने आंसू रोके। नहीं, इच्छा नहीं है। उसे लगा था कि वो फिर पूछेगा, लेकिन भीतर से डर भी था कि इसे लेकर भी वो कोई वाक्य न बोल दे।
आजकल वो बहस से कतराने लगी है। पहले उससे बोलते वक्त वो जिस आत्मविश्वास के साथ उलझती थी, अब वो खत्म सा हो गया है। उसका क्या है? कभी भी वो बातों को, घटनाओं को, यहां तक कि रिश्तों को अंत दे सकता है। उसका दावा है कि उसने जीवन में जितनी शुरुआतें की हैं, उतने ही अंत भी हैं। उसे लगता है किसी दिन उससे ऊब कर वो हाथ उठा देगा और उसके पास इस निर्णय को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह जाएगा। वो इस स्थिति की कल्पना तक नहीं कर पाती है। उसने आग्रह के बगैर एक पकौड़ा उठा लिया। पहले अशोक अपने पास बिठाकर अपने हाथों से उसको मुंह में देता था। अब वो शायद व्यस्त हो गया है, पर किसमें उसे नहीं मालूम। वो खुद अपने को बहलाती है। क्या इन हरकतों में ही प्यार का अस्तित्व आश्वस्त रहता है? पर भीतर उठती उस टीस को वो कहीं भी झुठला नहीं पाती। सुबह की सारी तटस्थता, सारा आत्मविश्वास कहीं घुल जाता है। उसका दशांश भी वो जुटा नहीं पाती। ये विकृति शाम होते ही उसे क्यों घेर लेती है? क्यों वो अशोक का विरोध नहीं कर पा रही है? टीवी पर चलते बेसिर पैर के प्रोग्राम में वो आंखें गड़ाए था। वो रजाई में पैर सिकोड़ कर बैठ गई है। टॉमी उसकी गोद में आकर दुबक गया है। वो उठकर गैलरी में चला जाता है। कुछ रुपए हैं, दे दूं? वो पूछती है, सीधा और सपाट प्रश्न। उसका प्रश्न लहराता हुआ उसके पास रेलिंग तक पहुंच गया है और वो शायद बकायन पर लटका दिया गया है। तभी तो उसका स्वर पहले की अपेक्षा मधुर होकर लौटा है। कितने हैं? तुम्हें जरूरत तो नहीं होगी ना? वो आवाज नहीं निकालती, बस सिर हिला देती है। रुपए उसे देते हुए उसकी इच्छा होती है, काश काश एक बार उसकी इस हरकत पर वो उसे चूम ले, उसी आवारा ढंग से, उसी आवारा ढंग से जिस तरह पहले सरे बाजार चूम लिया करता था। पर उसने रुपए ले लिए मानो उसका अधिकार हो। कुछ खुले पैसे होंगे? पान भी लेता हूं, फिर जाना मुश्किल है इस ठंड में। वो नरम होने की कोशिश कर रहा था और वो इस कोशिश को साफ महसूस कर रही थी। वो चला गया और वो रेलिंग पर लटकती हुई खड़ी रही। हवा की ठंडी फुहारों के साथ रोशनी की अंतिम लकीर ओझल हो रही थी। कोहरा छाने लगा था, रेशमी चादर की तरह। उसे लगा वो अपना जीना भूलकर अशोक को जीने लगी है। उसकी हर बात, हर व्यग्रता को खुद महसूस कर उसे अपनी ही नसों का हिस्सा बना रही है। इस तरह कई हिस्से हैं उसमें। कभी वो टॉमी के लिए जीती है, कभी अशोक और उसके दोस्तों के लिए, कभी इस घर के लिए, कभी महज इस रिश्ते के लिए। अपना जीना तो शायद उसी दिन छोड़ दिया था जब अशोक की पत्नी के रूप में इस घर में आई थी। अशोक है? नीचे स्कूटर की आवाज खिड़खिड़ाती रही। माथुर नीचे खड़ा हुआ था। हाँ आइए ना। उसने दरवाजा खोल दिया और कमरे को सहेजने लगी। वो ऊपर आ गया। रुचि जी, सब्जी लेता आया हूं, खाना मिलकर बनाते हैं। उसके होंठ फैल गए। वो मुस्कुरा भरती। बैठिए, आते ही होंगे, उसने कहा। फिर भीतर से चाकू और परात ले आई। बियर भी लाया हूं, आपके लिए। आपको तो लेना ही होगा। उसने स्वीकृत में सिर हिला दिया। माथुर अशोक का जिगरी दोस्त है। रोज शाम घर पर बैठक होती है।
उसे याद है अशोक ने पहले ही दिन उसके सामने अपनी ब्रॉड माइंडेडनेस का इजहार करते हुए कहा था, मैं तुम्हें इस घर में चूल्हा चक्की करने या मेरे कपड़ों पर बटन टांकने नहीं लाया हूं। तुम मेरे साथ दोस्तों के सामने बैठोगी, खाना सब मिलकर बनाएंगे। आई हेट देम जो पत्नी को नौकरानी या बिस्तर गर्म करने की कठपुतली के अतिरिक्त कुछ नहीं समझते। वो कुछ नहीं बोली थी, पर उसे आश्चर्य जरूर हुआ था, पर साथ ही साथ कहीं इत्मीनान भी हो गया था। भाभी और जीजी की पति भीरुता को देखकर जिस तरह के वो दावे करती जा रही थी, उसे उसके ठीक अनुरूप अशोक को देखकर उसके हृदय में हल्की सी सांत्वना भर गई थी। ये सांत्वना बनी रहती और वो अपनी जीती हुई बाजी पर गर्व करती रहती यदि वो घटना नहीं घट जाती। एक दिन जब वो करोल बाग तक गई थी, वहीं उसे माथुर मिल गया था। उसका ऑफिस वहीं पर था। सचमुच वो भी घूमते घूमते थक गई थी। चाय के प्रस्ताव को टाल नहीं सकी थी। चाय पीकर वो 1 मिनट भी नहीं रुकी थी। 4 बज चुके थे, घर लौटना था। शाम को घर आकर उसने अशोक को बतला देना चाहा, पर समय नहीं मिला और फिर वो स्वयं इस बात को भूल गई। करीब सप्ताह भर बाद रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उसको अचानक से याद आया, तो उसने इस बात को छेड़ दिया था। औरतें किसी बात को छिपाने में बेहद होशियार होती हैं। एंड टू डिसीव एनी मैन, वो शब्दों को चबाकर बोल रहा था। एक क्षण तो वो इस आरोप को समझ ही नहीं सकी थी। दूसरे ही क्षण उसका चेहरा फक हो गया था। बस यही प्रगतिशीलता थी अशोक की। अपने ऊपर लगाए गए आरोप का उतना दुख नहीं था जितना अपनी जीती बाजी हार जाने का। दिखाने और होने के बीच की खाई ने उसे जड़ कर दिया था। उसे लगा अशोक के लिए पत्नी की आधुनिकता वहीं तक सह है जहां तक वो उसकी इच्छा या आदेश के विरुद्ध नहीं जाती। विरोध होते ही आधुनिकता का नशा उड़नछू हो गया। उसने जवाब नहीं दिया था और पलटकर लेटना चाहा था। वो जबरदस्ती उदारता दिखलाता हुआ बोला था, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा, पर तुम्हें बता देना चाहिए था ना। मैं भूल गई थी। उसका स्वर उसकी आक्रामकता के समक्ष फीका हो गया था। भूली नहीं, कहो औरतपना था, वो निश्चित स्वर में बोला था। उसे लगा था अब अपनी तथाकथित भूल को स्वीकार कर सॉरी कहने के सिवा कोई उपाय नहीं है। अगले दिन सुबह ही चाय बनाकर उसे जगाता हुआ प्यार से बोला था, ए रुचि उठो ना, बहुत प्यार से आंखें खोलो। और उसने आंखें खोल दी थी। वो मुस्कुरा दिया था। वो हर झगड़े को यूं भूल जाने में माहिर है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। उसका दंश उसे हर समय कचोटता और वो सतर्क रहने लगी थी। माथुर के सामने वो बेहद रिजर्व हो गई थी। अब वो तरकारी काटती रही, माथुर सिगरेट पीता रहा। हेलो माथुर, कब आई यार? मैं बस यूं ही पान खाने निकल गया था। अशोक की उल्लासित आवाज कमरे में भर गई। बस अभी आया हूं यार। माथुर संभल कर बैठ गया। वो अंदर जाकर 2 ग्लास और पानी उठा लाए। आपका ग्लास? माथुर ने पूछा। वो दोबारा भीतर चली गई। चीयर्स। उसने झाग भरे ग्लास को उठा लिया और सिप लेकर रख दिया। वे दोनों बातें करते रहे। सहसा अशोक बोल उठा, माथुर सोचता हूं संन्यास ले लूं। तंग आ गया हूं इस जिंदगी से। सब कुछ छोड़कर भगवे कपड़े पहनकर ऋषिकेश चला जाऊंगा। तू भी चलना यार। माथुर हंस पड़ा।
हाँ चलो, निभेगी तो निभेगी, वरना फिर लौट आएंगे। दोनों का ठहाका कमरे में गूंज गया। उसने होंठ काट लिए। उसे मालूम है ये बात उसे सुनाकर कही गई है। ठीक उसी तरह वो स्त्रियों की नीचता के किस्से चुन चुन कर सुनाता है, या फिर अपने सन्यासी हो जाने का ऐलान करता है। उसका मन होता है चीख कर कह दे, तो हो जाओ ना, कौन मना करता है। तुम अपनी तरफ से एक जिंदगी खत्म करना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी खत्म कर देती हूं। कहने सुनने को रही क्या गया है। पर वो ऐसा सोच भर पाती है। कहने का साहस कभी जुटा सकेगी या नहीं, संदिग्ध है। वो रसोई में आ गई। उसके पीछे वे भी आ गए। वो भी बातों में शामिल होकर नॉर्मल होने का हर संभव प्रयास करती रही, पर उसकी नम्रता का कोई विशेष असर पड़ा हो ऐसा नहीं लगा। माथुर जरूर उसे कोई ना कोई बात सुनाकर हंसता रहा। खाना अभी खाएंगे? उसने धीमे से पूछा। अभी रुककर खाते हैं, अशोक उसकी कमर पर हाथ रखता हुआ नम्रता से बोला था। उसे लगा जैसे वो पिघल जाएगी। उसके स्वर की मुलायमियत उसे इतना पिघला देती है। कभी उसकी उदासीनता उसे भी तटस्थ और कठोर बना जाती है। उसका मन होता है वो चीख कर कहे, अशोक, इस तरह की धूप छांव वाली स्थिति हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम मुझे स्वर देते हो क्योंकि मेरी बेजुबानी तुमसे सही नहीं जाती, और जब वो स्वर मिल जाते हैं तो तुम उन्हें झपट कर छीन लेते हो। पर उसने कहा कुछ नहीं। उसने धीमे से उसका हाथ हटा दिया। चलो ना यार, खा ही लो, क्यों उनको परेशान करते हो। माथुर की बात उसको गहरे छू गई। कोई उसकी सिफारिश करता है ना, तो उसका मन रोने रोने को हो आता है। खाने से निपटकर बाहर आते हुए उसने पानी से भरा जग हाथ में ले लिया। कितनी कितनी बार माथुर के सामने उसने उसे जलील किया है, अपनी उदासीनता से, अपने व्यंग बाणों से, कभी खुल्लम खुल्ला आरोपों से कि रुचि ने ही उसकी महिला मित्रों का यहाँ आना बंद करवाया है। रुचि दकियानूस है, रुचि उसके दोस्तों को सहन नहीं कर पाती है, रुचि ऐसी है, रुचि वैसी है। वो कभी एक आध बार विरोध करती तो उसका स्वर भद्देपन की हद तक ऊंचा हो जाता और वो वहां से हटकर अगले कमरे में चली जाती। उसे अक्सर माथुर के सामने अपनी नग्नता का एहसास होता है। हंसती हंसती वो फ्रीज हो जाती है। उसे लगता है कि वो कोई नया मुलम्मा नहीं चढ़ा सकती है। उसे अपनी बची खुची इमेज को सहेजने में दिक्कत होने लगती है। माथुर ने अपना झोला लटका लिया है। वो हल्के नशे में था। उसका मन हुआ वो उसे रुकने को कहे, पर कहीं अशोक ने उसकी सहज करुणा का मनमाना अर्थ लगा लिया तो। खींच गई वो अपने ऊपर ही। क्यों वो शहीद होने के फेर में अपनी हर इच्छा अनिच्छा पर अशोक की मोहर लगवा कर चलने में विश्वास करती है। माथुर का स्कूटर स्टार्ट हो गया। अशोक ने गैलरी की बत्ती बुझा दी। पानी रख लिया? हाँ, वो टॉमी के सोने का बंदोबस्त करने लगी। वो लेट गया। आओ भी रुचि। उसका स्वर आग्रहपूर्ण था। उसने शॉल उतार दी और रजाई में घुस गई। उसका हाथ पूरे अधिकार के साथ उसकी पीठ पर कस गया। उसके माथे को चूमते हुए वो धीमे से मुस्कुरा दिया। वो उसके सीने से लग गई। बस खत्म हो गई सारी नाराजगी? वो छेड़ता हुआ बोल उठा। उसने आंखें बंद कर ली। बस यूं नाराज नहीं होते, ना ही अपना खून जलाते हैं, ना ही सामने वाले का। और वो हंस दिया, सहसा जैसे उसे कुछ याद आ गया। अपना हाथ हटाता हुआ तुनक कर बोला, आप तो हमें छोड़कर लखनऊ जा रही हैं, जाइए, हम अकेले रह लेंगे। ना हुआ तो किसी को बुला लेंगे।
उसने उसके होंठों पर हथेली रख दी। मैं लखनऊ नहीं जा रही। उसके स्वर में नरमी और प्यार के बावजूद कहीं थकान झलक गई। वो चुपचाप उसे कसता हुआ लेट गया। वो अंधेरे में आंखें फाड़कर देखने लगे। उसे लगा वो इस अंधकार में छिपी शक्ति को खोज निकाले। सारे आक्रोश और क्षोभ को क्षण भर में समाप्त कर देने की क्षमता है इस अंधकार में, या फिर उसके संस्कार में। वो सोचती रही, शायद सुबह तक उत्तर मिल जाए। पर फिर उस सुबह के बाद बस इसी प्रश्न चिन्ह पर खत्म होती है सुमति अय्यर जी की ये कहानी, सुबह दर सुबह। उस सुबह के बाद फिर रात, और रात के बाद फिर सुबह, और सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसी का नाम शायद जिंदगी है। धन्यवाद, नमस्कार।